बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वो रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब करें। जो आइकॉन का बटन है उसको भी आप प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जो है वो जल्दी से जल्दी पहुँच सकें। जो लास्ट एपिसोड था, हमने बजट सेशन का जो आगाज़ किया हुआ है उसमें लास्ट एपिसोड में हमने इखराजात का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम जो रेवेन्यूज़ वाली साइड है उसको डिस्कस करेंगे और वो जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं उस पर बात करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे देखने वाले हैं उनको ये पता चल सके कि पाकिस्तान का बुनियादी जो रेवेन्यू का प्रॉब्लम्स है वो है क्या। क्योंकि अमूमन जो डिस्कशन होती है वो डिस्कशन सरसरी और जो ऊपर नज़र आने वाली चीज़ें सिर्फ उनके ऊपर होती है। तो हम बुनियाद के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। एक तो आपने सुना हो, ये बात आपने सुनी होगी कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो जिस रीजन में हम रह रहे हैं, साउथ एशियन रीजन, इसमें भी सबसे कम है, लोएस्ट है, लोएस्ट एब के ऊपर हम हैं। और बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि हम 9 से लेके 12-13% ऑफ जीडीपी, टैक्स टू जीडीपी के एक विशियस साइकिल के अंदर फंसे हुए हैं। उसकी बुनियादी वजह आज मैं आपके सामने थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखें, ये जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, अगर पाकिस्तान की जीडीपी को आप सामने रखें तो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो अभी रिसेंटली हमने उसकी रीबेसिंग की है। तो रीबेसिंग करने के नतीजा क्या हुआ है? रीबेसिंग क्यों की जाती है? रीबेसिंग इस वजह से की जाती है कि हर 5 से 10 साल के अंदर इकॉनमी की डायनामिक्स चेंज हो रही होती हैं। तो कुछ सेक्टर्स इकॉनमी की उससे निकल रहे होते हैं, कुछ नए सेक्टर्स शामिल होते हैं। मैं मिसाल देता हूं आपको। मसलन आज से 10-15 साल पहले आईटी जो सेक्टर है वो इतना पाकिस्तान की इकॉनमी में उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन आज अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर इज़ अ मेजर बूमिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। तो उसको सही तरह से कैप्चर करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी इकॉनमी को हर 5 to 10 ईयर्स के बाद रीबेस करते रहें। जो पाकिस्तान की लास्ट रीबेसिंग हुई थी 2005-06 में हुई थी और फिर जो लेटेस्ट रीबेसिंग है ये 2015-16 पे हुई है। अब इसका रिज़ल्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। रिज़ल्ट ये है कि वो जो इकॉनमी का साइज़ था इस साल फाइनेंशियल ईयर जो अब ख़त्म होने वाला है, 55 ट्रिलियन के लगभग एस्टिमेट था कि 5 ट्रिलियन तक पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ होगा। अब ये साइज़ बढ़कर कुछ 67 ट्रिलियन तक पहुँच गया है और अभी इसके नंबर्स जो हैं वो इकनॉमिक सर्वे आने वाला है, उसमें रिलीज़ होंगे नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की अप्रूवल के बाद। तो साइज ऑफ द इकॉनमी बढ़ गया। उसके नतीजे में हुआ क्या है? उसके नतीजे में जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो पहले ही कम थी वो मज़ीद गिर गई है। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10% ऑफ जीडीपी से कम होकर 8-9% के लगभग आ गई है। अब देखना ये है कि एफबीआर कितनी कलेक्शन करता है। जब एफबीआर की कलेक्शन सामने आएगी तो उसके नतीजे में जो है वो सामने आ जाएगा कि कितनी है। लेकिन अगर 6,000 अरब रुपये भी एफबीआर जमा कर ले तो ये 8 to 9% ऑफ जीडीपी के दरमियान होगा। अब जीडीपी के बुनियादी ड्राइवर्स क्या क्या हैं? पाकिस्तान की जीडीपी के बुनियादी जो कंट्रीब्यूटरी सेक्टर्स हैं उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा जो ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो है, और तीसरा सर्विसेज सेक्टर है। अब जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अरेंजमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत
जो दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं ऑफ जीडीपी ग्रोथ, एक एग्रीकल्चर और एक सर्विसेज सेक्टर, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। इनके ऊपर जो लगने वाले टैक्सेस हैं वो प्रोविंसेस ने कलेक्ट करने हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या वापस बचता है? मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है और एसएमईज भी है। अब हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि एफबीआर के पास, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, फेडरल गवर्नमेंट के पास 4 मेजर टैक्सेस हैं। एक है इनकम टैक्स में विदहोल्डिंग टैक्स भी शामिल है। जीएसटी ऑन गुड्स जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अच्छा, जीएसटी ऑन सर्विसेज जो है ना ये प्रोविंसेस के पास है। ये भी मैं आपको बता दूं, यही मैं वजाहत कर दूं। तीसरा है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बेसिकली वो टैक्स है जहां पे हुकूमत कंजम्पशन को डिस्करेज करना चाहती है। मसलन टोबैको के ऊपर एफईडी है। अच्छा जी, बेवरेजेस, इनके ऊपर भी हुकूमत चाहती है कि उनकी इस्तेमाल जो है वो लोग कम करें, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है हुकूमत ने। वो चंद सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर एफईडी अब रह गया है। चौथा जो बड़ा टैक्स है वो है कस्टम्स ड्यूटी, जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने लगाया हुआ है। अब देखें ये जो इंपोर्ट्स है इसके ऊपर हमने इनकम टैक्स भी लगाया हुआ है, विदहोल्डिंग है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जीएसटी ऑन इंपोर्ट्स भी है। तो ये सारे मिला के जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। अब जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं, आप ये देखिए, एग्रीकल्चर इनकम जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और प्रोविंशियल जो एग्रीकल्चर इनकम है, आप हैरान होंगे कि 90s में ये टैक्स एग्रीकल्चर इनकम का लगाया गया था। मेरे ख्याल में 95-96, अगर मैं सही तरह से, बिल्कुल वही था। 12.5 एकड़ के ऊपर टैक्स लगाया, बहुत नॉमिनल से टैक्स। और आपको पता है कितना टैक्स जमा होता है चारों सूबों में? 1 करोड़ रुपए से कम। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के सैलरीड क्लास के लिए और पाकिस्तान के अर्बन एरियाज़ में रहने वालों के लिए, मैं हैरान हूँ। जो सैलरीड क्लास लेने वाले लोग हैं, अगर उनकी सैलरी जो है वो 4 लाख 6 लाख रुपए लिमिट है, उससे ज़्यादा बनती है तो उनके ऊपर तो टैक्स है। और ये जो एग्रीकल्चर इनकम है, ये मेरे ख्याल में कोई आसमान से उतरी हुई इनकम है कि क्या है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। क्या लैकूना है, क्या मतलब है? और चूँकि वो फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं कौमी असम्बली में भी और चारों सूबाई असम्बलीज़ की में भी, और ऊपर से कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से रखा हुआ है इन्होंने। मैं समझता हूँ एक इसका हल है, और इस पर फेडरल गवर्नमेंट को बहुत संजीदगी से अब बात करनी चाहिए कि सूबों से एफबीआर को ये हक लेके दे दिया जाए कि वो उनके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करे, और वो टैक्स डिडक्शन चार्जेस लेने के बाद वो टैक्स सूबों को जो है वापस कर दिया जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जो सूबों की रिलायंस है इसके ऊपर, इजी मनी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि एनएफसी के तहत, ये मैं आप अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ, अगर 100 रुपया हुकूमत पाकिस्तान जमा कर रही है तो 57 रुपये से लेके 62 रुपये तक वो सारे के सारे जमा शुदा पैसे जो फेडरल गवर्नमेंट जमा करती है वो सूबों को दे देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है ये इदारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड शेयर है सूबों का। जो भी एनएफसी में फार्मूला तय हो वो ज़रूरी है कि सूबों को दे दिया जाए। लेकिन जो अगला एनएफसी है उसके लिए एक आइडिया भी है, वो ये है कि उन सूबों को ये पूरा शेयर दिया जाए जो उसके इक्विवेलेंट इन परसेंटेज ऑफ शेयर अपने तौर पे ये जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स जमा करें, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है वो जमा करें। क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा माफिया है, और वो भी एक बूमिंग बिजनेस है। फाइलें बेचते हैं, अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन टैक्स नहीं जमा करवाते। तो वो भी टैक्स जो है वो सूबे जमा करें और बेहतर करें। सीवीटी ट्रांजैक्शंस के ऊपर है वो टैक्स, उसको भी बेहतर करें। हालांकि मैं आपको बताऊं उसके अंदर भी बड़े सारे लैकूनाज हैं कि वो जो टैक्स जमा होता भी है वो मेरे ख्याल में पूरी तरह से बैंक्स भी और जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं वो पूरी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अकाउंट्स में जमा नहीं कराती। वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसमें भी किसी टाइम बात कर लेंगे।
वहाँ पे भी बड़ा प्रॉब्लम्स है। और जीएसटी एंड सर्विसेज पे सूबों ने काम किया है, लेकिन अगर उसका शेयर जीडीपी के अंदर देखें तो उसके मुकाबले में पीनट्स जमा किए हैं। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं, जब तक ये ठीक नहीं होंगी इस मुल्क का टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंप्रूव नहीं हो सकता। ये बुनियादी स्ट्रक्चरल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जो है वो तय करने ज़रूरी है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, देखें बुनियादी तौर पे कुछ मसाइल हैं। अब जीएसटी ऑन गुड्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जीएसटी ऑन सर्विसेज सूबों का है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें हार्मोनाइजेशन करने की ज़रूरत है, यानी दोनों को मिलाने की ज़रूरत है। तो वो जब तक वो कैसे होगा, देखिए उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन जब तक तय नहीं होगी उस टाइम तक ये मसला नहीं हल हो सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। होटल्स और रेस्टोरेंट की सर्विसेज ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन देखिए आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सर्विस एक पार्ट है, जहाँ पे वो लोगों को जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले खाने पकाने की चीज़ें वो ख़रीदते भी हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ों को गुड्स सर्विसेज तो डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ चीज़ें गुड्स हैं, कुछ सर्विसेज हैं। तो इसलिए इस टाइम जो सबसे बड़ा मेजर इशू है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर और प्रोविंसेस के अंदर, जिस पे बातचीत दोनों के दरमियान जारी है और अभी तक कोई इसका हल नहीं निकल सका। हालांकि ये वर्ल्ड बैंक के एक लोन की कंडीशन है कि आप ये हार्मोनाइजेशन ऑफ जीएसटी करेंगे, तो ये एक मेजर इशू है। और 7, 8, 10 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिस्कशन जारी है कि कौन सी चीज़ गुड है, गुड्स में शामिल है, और कौन सी चीज़ सर्विसेज के अंदर शामिल है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लैकूनास, ये जीएसटी की गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन, फिर रूल्स जिसके तहत उन्होंने चीज़ें करनी है। आपको पता है इस मुल्क में जो काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो गुड्स में भी इन्वॉल्व हैं, सर्विसेज में भी इन्वॉल्व हैं, उनको हर महीने 5 डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ती हैं अगर वो चारों सूबों के अंदर है और फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद में भी काम कर रहे हैं। तो एक कितना प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, कितना टाइम कंज्यूमिंग है उनके लिए। अगर वो एक ही रिटर्न फाइल करें एफबीआर के पास, वो चारों जो है वो हार्मोनाइज हो, सिस्टम आपस में इंटीग्रेटेड हो, तो उनकी ज़िंदगी में कितनी सहूलत पैदा हो सकती है। यही वो वजूहत हैं जिन वजूहत की बिना पे हम टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बढ़ा सके। तो आज हमने वो बुनियादी स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिस्कशन की है। जो अगला एपिसोड है उसमें हम ये बात डिस्कस करेंगे कि आइंदा आने वाले बजट में आईएमएफ टैक्स बढ़ाने के लिए क्या सजेस्ट कर रहा है और एफबीआर किन चीज़ों पे काम कर रहा है, ताकि ये जो है वो हम टैक्स रेवेन्यूज़ पे बात कर सकें। और साथ साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी एक बड़ा मेजर पोर्शन है, जो कि अगले साल तकरीबन 2000 अरब रुपये हमने जमा करने हैं, उसका भी एक मेजर पोर्शन है। तो इस पे अगले एपिसोड के दौरान जो है वो हम अपनी डिस्कशन करेंगे। आपने आखिरी बात करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपने इस पूरे प्रोग्राम को सुना, थैंक यू वेरी मच। आप इस पे अपने कमेंट्स और लाइक, अगर आप समझते हैं इस काबिल है तो उसको लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर दें, फीडबैक दें हमें कि कौन सी बात से आप इत्तफाक करते हैं, कौन सी बात से इत्तफाक नहीं करते और क्यों नहीं करते। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, और मैं समझता हूँ मेरे देखने वाले कम से कम इसमें ज़रूर करेंगे, कि तहज़ीब के दायरे के अंदर रह के करें। बिल्कुल कमेंट करें, तहज़ीब के दायरे को से निकल कर गुफ्तगू न करें। बड़ी मेहरबानी। मेहताब हैदर को नए एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।